नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी कमल बाजिया प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन रीट लेवल सेकंड आरटेट के 2012 में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इसी श्रृंखला में अपन क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 की होल पावर 3 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब बराबर नहीं है की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये घातांक और करनी का प्रश्न है। ठीक है, घातांक और करनी से संबंधित आपको यहाँ दो बात याद रखनी पड़ती है। a की पावर m की होल पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m इंटू n इज नॉट इक्वल्स टू, बात करेंगे अपन ये कभी नहीं होता a की पावर m की पावर n a की पावर mn। ठीक है, सॉरी बात कर लेता हूँ, a की पावर m की पावर n है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते a की पावर mn। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की कि कोष्टक के अंदर और बाहर गाते मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि a की पावर n का मतलब ये होता है a की पावर m को n टाइम मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 3 की घात 2 की होल घात 3 है। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की घात 2 इंटू कितना 3, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि कोष्टक लगाया हुआ है। देखो बिना कोष्टक के पावर के ऊपर पावर है तो इसको पावर को मल्टीप्लाई मत करना आप, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, एंड इसके आंसर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक, घातांक करने की। तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किस इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखो 9 की पावर 3 कह रहा है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 2 अंदर सोल्व हो जाएगी, 3 की पावर 2 की होल पावर 3 है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 और 9 की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो क्या दूसरा ऑप्शन भी इसमें बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, 27 की पावर 2। देखो बंधु, पावर्स के बारे में ऐसा भी कंसेप्ट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर n की होल पावर m, क्योंकि ये भी क्या बन जाएगा a की पावर n m बोल दो चाहे mn बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ 3 की पावर 2 की पावर 3 है, इसको अंदर ला सकता हूँ, और जैसे ही अंदर लाऊंगा 3 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 27, तो 27 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपको ये कह सकता है कि इसके इक्वल ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो बताओ 6 की पावर 2 हो जाए 3 हो जाएगा क्या इसका, तो इसके इक्वल ये नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो। ठीक है, लेकिन इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म अपन देखें तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 2 कभी नहीं होता, a की पावर m का मतलब a इंटू m नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको कह रहा है के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, इसके बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। यह एक सर्व समीका है, यह एक समीकरण है, 1 व 2 दोनों सत्य है, 1 तथा 2 दोनों असत्य है। देखो बंधु, अपने सिलेबस में है सर्व समीकरण और समीकरण से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो समीकरण क्या होती है, जनरली आपने देखी होगी कि समीकरण कोई फाइनाइट वैल्यू एक्सेप्ट करती है। ठीक है, और सर्व समीका होती है वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती है। सीधे शब्दों में मैं आपको दो ही बात बताऊंगा, आपके दिमाग में ऐसा आ जाए ना कि सर यहाँ जो चर है उसके कोई भी मान रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो तो आपकी क्या होगी, सर्व समीका। ठीक है, तो चर में सर्व समीका के लिए तो कोई भी मान एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं आपको बोलना चाहूं यहाँ a और b की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या, तो तुम कहोगे सर a की वैल्यू 2 रख दो, मैं कहूंगा a की वैल्यू 2 रख दूं और b की वैल्यू कितनी रख दूं, 1 रख दूं। 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहां भी वही रिजल्ट देगा ये। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 प्लस 2 दूनी 4 कितना हुआ 9। इसका मतलब 2,3 2,1
मैं कह दूं कि 3,4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ए और बी के मान और क्या क्या रख सकते हैं? 5,7 रख सकते हैं, 9,-2 रख सकते हैं, 3,8 रख सकते हैं। इसका मतलब अनंत मान रख सकते हैं किसके? ए और बी के। ठीक है, तो अगर आप अनंत मान रख सकते हो किसके? ए और बी के, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी? सर्वैध समीका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सर्वैध समीका बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूं समीकरण क्या चीज होती है। देखिएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, ए अक्स स्क्वायर प्लस ए बी अक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, अक्स की पावर 5 प्लस ए जेड इज इक्वल्स टू 0, 7y स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो चर है इसकी घात कितनी है? 2। तो इस समीकरण के अधिकतम मान कितने आ सकते हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पे जो इसके मूल आएंगे वो मूल कितने आएंगे? 2। तो इसलिए ये अपने आप में चर की कोई फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? समीकरण बोलोगे। क्या बोलोगे बंधु? समीकरण है। आपके दिमाग में कहीं ये नहीं हो कि सर इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो ये समीकरण होगी। नहीं, इक्वल्स टू 0 का मतलब समीकरण नहीं होती, क्योंकि मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं फिर कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर कोष्टक है माइनस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है क्या? तो तुम कहोगे सर 0 आ गया इसलिए समीकरण है। नहीं, अभी भी ये क्या रहेगी? सर्वैध समीका रहेगी। अभी भी ये अपने आप में क्या रहेगी? सर्वैध समीका रहेगी। सर्वैध समीका क्यों रहेगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए और बी के यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अक्स के कितने मान ले सकता है अगला? तो आपको पावर से पता लग रहा है कि सर फाइनाइट वैल्यू ले सकता है, तो ये भी अपने आप में क्या होगी? समीकरण होगी। क्या होगी? समीकरण होगी। ये भी अपने आप में क्या होगी? समीकरण है। लेकिन इसको कौन सी समीकरण बोलते हो आप? द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। ठीक है, तो बराबर 0 का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं एक क्वेश्चन कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 क्या है? तो आप कहोगे ये अपने आप में सूत्र है, ए और बी के कई मान ले सकता है। देखो, सर्वैध समीका और समीकरण का मैं तो आपको बेसिक सा कंसेप्ट यही बताता हूं। सर्वैध समीका नाम से स्पष्ट है कि वो सब के लिए समान बहाव दर्शाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ए और बी में कोई भी वैल्यू पुट करो, इसके आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, सब में 0 आता रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ए और बी के वैल्यू कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो ये भी अपने आप में क्या हुई? फिर सर्वैध समीका हुई। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपके मैथ्स के जितने भी सूत्र हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? सर्वैध समीका होते हैं। ठीक है, तो ए और बी के कोई भी वैल्यू देखो मैंने रखे हैं, इधर राइट हैंड साइड में रखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होता जाएगा। इसका मतलब ए और बी कुछ भी मान ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने है, तो मान अनंत ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगी? सर्वैध समीका। और मान कोई फिक्स लेगी, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी? समीकरण हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुई मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहता हूं यहाँ पे, और वो क्वेश्चन मेरा ये है, देखिएगा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, आप ये बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको आप क्या बोलते हो? त्रिकोणमितीय समीकरण, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? सर्वैध समीका बोल सकते हो। देखो बंधु, यहाँ पे समीकरण और सर्वैध समीका का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा सा सिस्टम है कि ये थीटा के अलग अलग वैल्यू एक्सेप्ट करता है। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 बराबर भी 1 आता है, डिग्री में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये। साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 बराबर भी 1। इसलिए यहाँ पे आपको कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ये त्रिकोणमितीय क्या है? सर्वैध समीका है। ठीक है, पहली सर्वैध समीका क्या है त्रिकोणमितीय की? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो हाँ, मैं कहता हूं ये सर्वैध समीका है। ठीक है, लेकिन इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको
समीकरण भी बोल सकते हैं। दोनों बात यहाँ पे क्या होती है, सत्य होती है, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वसमिका भी है और समीकरण भी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अपने आप में क्या है, सर्वसमिका। तो ये अपने आप में एक क्या हो गई, सर्वसमिका। तो आप तो एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना कि कोई भी मान एक्सेप्ट करेगा इट मीन्स ये क्या होगी, सर्वसमिका होगी। और कुछ फाइनाइट वैल्यूज, जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ोगे, रेखिक समीकरण पढ़ोगे, रेखिक समीकरण में चर की वैल्यू क्या होती है आपको पता है। द्विघात समीकरण में क्या होती है, त्रिघात में 3 होती है, चतुर्थघात में 4 होती है, ठीक है। अब वो मूलों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है भाई, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो द्विघात, त्रिघात, ये चतुर्थघात, ये तो समीकरणें होती है, ठीक है। और जो सूत्र होते हैं वो आपके किस में काउंट होते हैं, सर्वसमिकाओं में काउंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करोगे। किस कॉन्सेप्ट से कि क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट करता है, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यंजक 27 अक्स की पावर 3 प्लस 27 अक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 अक्स वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 3 को y प्लस 3 अक्स से भाग देने पर प्राप्त गुणनफल तथा शेषफल बराबर होगा। देखो इसका बेसिक कंसेप्ट तो क्या है, आप कैसे करते हो ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चनों को तुम कुछ इस प्रकार से करते हो कि आपका व्यंजक लिख लिया जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। क्या लिख लिया जाता है, व्यंजक लिख लिया जाता है और फिर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो। तो मैं सबसे पहले भाग दूंगा y प्लस किससे, 3 अक्स से, ठीक है। y प्लस 3 अक्स से भाग किस में दूंगा मैं, 27 अक्स की पावर 3, 27 अक्स की पावर 3 प्लस 27 अक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 अक्स वाई स्क्वायर प्लस y की पावर कितनी, 3। इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। छोटी क्लास में आपने कैसे किया है वो चीज़ बता देता हूं मैं, ठीक है। छोटी क्लास में हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले अक्स का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ अक्स की पावर कितनी है, 1, यहाँ अक्स की पावर कितनी है, 3, इसलिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 3 पावर आ जाए। तो घातांक और करनी में अक्स की पावर 1 तो है, अक्स की पावर 2 से और गुणा कर दूं तो सबसे पहले तो आपको अक्स स्क्वायर से गुणा करना है। तो अक्स की पावर तो 3 आ जाएगी, लेकिन 27 बनाने के लिए 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से, ठीक है। तो देखो 9 अक्स स्क्वायर को 3 अक्स से गुणा करो, 27 अक्स स्क्वायर प्लस 9 अक्स स्क्वायर को y से गुणा करो, 9 अक्स स्क्वायर इंटू वाई। जैसे ही आप घटाओगे 27 अक्स की पावर 3 से 27 अक्स की पावर इतनी, यहाँ कितनी, 3, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 घटेगा तो बताओ कितना बचेगा, 18 अक्स स्क्वायर कितना, y, आगे वैल्यू है 9 अक्स वाई स्क्वायर प्लस y की पावर कितनी, 3, ठीक है। बताओ अक्स स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर यहां लाने के लिए अक्स से और गुणा करना पड़ेगा, तो मैं प्लस का ले लेता हूं अक्स, ठीक है। यहां 18 है, ठीक है, और साथ में 18 है तो 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, और y भी यहां पे मौजूद है तो आपको 6 अक्स y से गुणा करना पड़ेगा। 6 अक्स y से इसको गुणा करोगे, 6 3 18 अक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा लेकिन y सिंगल आएगा, ठीक है। हाँ जी, y को गुणा करो 6 अक्स y से, ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा 6 अक्स y स्क्वायर। जैसे ही लेस करोगे बताओ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस में कितना बचेगा, 3 अक्स y स्क्वायर प्लस y की पावर कितनी, 3। बताओ भाई अक्स तो आपका मौजूद है लेकिन वाई स्क्वायर आपको चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, 3 भी मौजूद है तो प्लस में किससे गुणा कर दूं, वाई स्क्वायर से। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3 अक्स वाई स्क्वायर, और वाई को वाई स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। जैसे ही लेस करोगे 0 और इधर भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब आपका रिमाइंडर तो क्या आया, शेषफल तो आपका क्या आया, 0। जैसे ही आपने भाग दिया शेषफल 0 आया और आपका भागफल क्वोशिएंट क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बताओ इसके लिए प्राप्त गुणनफल तथा शेषफल, गुणनफल नहीं है यहाँ पे भागफल है, ठीक है, क्या है, भागफल, ठीक है। तो भागफल और शेषफल, तो शेषफल तो क्या आएगा, शून्य, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, लेकिन आपका जो भागफल प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है, 27 अक्स की पावर 3, यहाँ y बट्टे में है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 9 अक्स स्क्वायर, कहीं है क्या 9 अक्स स्क्वायर, वो रहा 6 अक्स वाई, 6 अक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। लेकिन फर्स्ट में देखो आप 9 वाई स्क्वायर की फॉर्म में है, ये गलत है, थोड़ा उल्टा है, ठीक है।
राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। अब देखो अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट करने के कई मेथड हैं भाई। देखो डायरेक्ट उड़ाने के मैं बताता हूं कई तरीके हैं। आप सबसे पहले शेषफल में देखो, शेषफल आपको कहीं शून्य नजर आ रहा है तो इनको वैल्यू को बिल्कुल छोटा बना लो, ठीक है। अक्स की वैल्यू तो मैं रख लेता हूं कितनी? 2, और y की वैल्यू कितनी रख लेता हूं? 1 पुट करनी है आपको, ठीक है। हाँ जी, जैसे ही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे, बताओ आपका सबसे पहले जिसका भाग देना है डिवाइजर क्या बनेगा? 2 को 3 से 6 प्लस 1 कितना? 7। हाँ जी, यहां तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। हाँ जी, x की वैल्यू 2 रखो आप यहां पे। इसका प्रारूप क्या बन जाएगा आपके पास में? तो इसका प्रारूप मैं नीचे बनाने की कोशिश करता हूं। 27 इंटू, देखो यहां कॉमन भी ले सकते हो आप, 27 कॉमन ले सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, ठीक है। लेकिन देखो 27 कॉमन ले लूं मैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, x की वैल्यू कितनी है? 2, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 प्लस x की पावर 2, x की पावर 2 का 2 का पावर 2 कितना होता है? 4, 4 इंटू 1 कितना? सिर्फ 4 प्लस 9, x की 2 और y की 1 है, 9 दूनी कितना? 18, 9 इंटू 2 प्लस y का मान कितना है? 1, ठीक है। यहां से वैल्यू कितना आता है वो चेक करो, ठीक है। 12, 12 7 84, 8 हासिल की लगेगी। 12 दूनी 24 और 8 कितना हुआ आपके पास में? 24 और 8 कितना हुआ? 32 हो गया क्या? हाँ जी, 324 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 1। हाँ जी, ये ऐड कर लो आप, कितना आएगा? 8 और 4 12 और 1 कितना हुआ? 13, ठीक है। हाँ जी, 2 और 1 कितना हुआ? 3 और 1 कितना? 4 और 3 343। 343 में आपको किसका भाग देना है? 7 का। प्राप्त भागफल क्या आएगा आपके पास में और शेषफल? तो आप कहोगे लो सर, जैसे ही हम 343 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा भाई? 49 बार। 343 ही आ जाएगा और वैल्यू कितनी बचेगी? 0। शेषफल तो कितना बच रहा है? 0। शेषफल तो 0 बच रहा है और भागफल कितना आ रहा है? 49। भागफल कितना आ रहा है? 49। शेषफल तो 0 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट एंड थर्ड में है, तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड में ही कंपैरिजन करनी है। यहां आप वैल्यू वापस रख दो, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखो, आपके पास में भागफल कितना आना चाहिए? 49 आना चाहिए। तो देखो 9 इंटू 2 की पावर 2, 9 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 1 प्लस y का मान 1 की पावर 2, 4 हो गया। 4 9 कितना? 36 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 1, ठीक है। 36 और 12 कितना? 48 प्लस 1 बराबर कितना? 49। आपने भागफल निकाल के बता दिया कि 49 आएगा और शेषफल कितना? 0 आएगा। भागफल 49 और शेषफल 0, बस वैल्यू पुट करनी होती है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दी, आपको जो उचित लगे उसी मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। देखो, क्योंकि इसमें आप ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते, y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव को बिलोंग करेगा ये, ओके। तो ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जो इन्फिनिटिव ला दे हमें, ठीक है। तो 0 नहीं रख सकते आप जनरली। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है 1/x माइनस 1, तो आप x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते? 1, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे, x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे, तुरंत आपके पास में नीचे 0 आएगा और नीचे 0 आएगा तो बताएगा मुझे इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये है, एक कक्षा के 54 विद्यार्थी यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुणी है तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि छात्राओं की संख्या मतलब जो गर्ल्स है, गर्ल्स आपके पास में है वो बॉयज की छात्रों की संख्या की 4/5 है। बॉयज की कितनी है? 4/5। तो बताओ गर्ल्स अपॉन बॉयज इज इक्वल टू कितने? 4/5। तो मुझे एक बात बताएगा यहाँ से, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आएगा? 4:5। गर्ल्स का कितना? 4 और बॉयज का कितना? 5, ठीक है। 4:5। आपको टोटल दे रखा है तो इनका टोटल कितना भाई? ये कुल कितने हुए अनुपात? 9 नहीं चाहिए आपको, कितने चाहिए भाई? टोटल कितने चाहिए? 54 चाहिए। और 9 को 54 बनाने के लिए किससे गुणा?
9 6 54 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और इधर भी किससे 6 से। 6 चौके कितना आया 24 और 6 5 कितना 30। तो आप देख सकते हो गर्ल्स कितनी होगी आपके पास में, तो छात्रों की संख्या, तो ये छात्रों की संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे छात्राओं की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है? छात्राओं की संख्या, ठीक है। तो छात्राओं की संख्या बताओ मुझे, छात्राओं की संख्या कितनी आई आपके पास में? गर्ल्स कितनी है? 24 है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में पड़ा है? वो फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा है, ठीक है। तो ओके, ये क्वेश्चन रेशियो का है, ठीक है। रेशियो का सिस्टम क्या होता है, अगर 2 रेशियो या 3 रेशियो का टोटल दे रखा है तो आप रेशियो का टोटल कर लो और उसको इक्वल कर लो जितना आपको दे रखा है। तो 9 को 54 बनाने के लिए किससे गुणा, या 9 बराबर 54 तो 1 बराबर कितना 6, और 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 6 चौकी 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अपन बात करते हैं कि संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सत्य नहीं है पूछ रहा है अपन को। बताओ 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्या? बिल्कुल है, ये तो सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 38 से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये सही कह रहा है कि 38 से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। वर्ग संख्या आप जानते हो स्क्वायर नंबर जिनको बोलते हैं, ठीक है। किसी विषम संख्या के वर्ग है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का प्रैक्टिकली आप सिस्टम रखा करो, इनको रटना नहीं है सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसी बहुत सी आपके पास में कोटेशंस होगी, ठीक है, जिनको आप रट नहीं सकते, ठीक है, एक समय में एक साथ बैठ के, ओके। इनके आप प्रैक्टिकल किया करो। प्रैक्टिकल देखो मैं करता हूं, किसी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, तो मैं इस ऑप्शन के लिए आपके पास में ऐसे लिख देता हूं, मेरे पास में कोई विषम संख्या है 3, और 3 का वर्ग कितना आया मेरे पास में 9, ठीक है। किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब यह है कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक का मतलब सीधी सीधी बात है पूरा पूरा अंक, ठीक है, और धनात्मक का मतलब 1 से शुरू होंगे। 0 क्या होता है? अपने आप में उदासीन होता है। 1 से शुरू होंगे तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में। मुझे एक बात बताओ, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, 1 और 3 नहीं ले सकते आप, 4 और 6 नहीं ले सकते, 3 और 6 नहीं ले सकते, क्रमागत लेने हैं। क्रमागत में एक सम होगा और दूसरा विषम होगा। सम और विषम का योग करो, देखिए क्या आ रहा है विषम। हाँ जी, 2 और 3 का योग कितना? 5। 3 और 4 का योग कितना? 7। 5 और 6 का योग कितना? 11। इसका मतलब 9 हमारे पास में आ सकता है क्या? क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों से बिल्कुल आ सकता है, 4 और 5 से, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में कैसा है? विषम है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल और कर लेता हूं यहां पे कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग, तो विषम संख्या का वर्ग मैं कह देता हूं 5 का स्क्वायर करना है मुझे। 5 का स्क्वायर कितना आता है बंधु? 25 आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25, जो कि 25 भी क्या है? अपने आप में विषम है, ठीक है। तो इसको भी आप वेरी कर सकते हो। इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? 12 प्लस 13। इसको भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 12 प्लस 13 बराबर कितना होता है? 25। इसका मतलब ये बात भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो ये कह रहा सत्य नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट से तो किसी समसंख्या के वर्ग को, तो समसंख्या का वर्ग कर लो आप, 4 का वर्ग कर लो, 4 का स्क्वायर कितना? 16 को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। ये कह रहा कर सकते हैं, तो मुझे ये बताओ कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा क्या आएगा? क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा, क्योंकि एक सम और एक विषम का योग क्या आता है? हमेशा विषम ही आता है, ठीक है। तो विषम आएगा तो बताओ 16 आ सकता है क्या? तो 16 कभी भी सम नहीं आ सकता। सम कौन नहीं आ सकता? क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या नहीं आ सकता? सम नहीं आ सकता। तो ये 16 आप जोड़ने मत बैठ जाना कि 16 आ सकता है, कि आप जोड़ो विषम आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसको बात को सत्य साबित नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन
असत्य है, ठीक है। देखो सत्य और असत्य, रीट और आरटेट का तो सिस्टम ही यही रहा हमेशा, सत्य और असत्य से रिलेटेड, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, ठीक है। मैथ्स साइंस का तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्य असत्य पे ही ध्यान रखा करो बात पे, ठीक है। देखो छूट, ये आपका लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। छूट अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ बात सही है कि छूट अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन बताती है, ठीक है। जैसे अंकित मूल्य किसी वस्तु पर छपा हुआ रहता है, उसमें से विक्रय मूल्य घटा लो तो क्या मिल जाती है, छूट। मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए है और आपने उस वस्तु के 40 रुपए लिए, तो ये 10 जो आया वो क्या आई, छूट आई। 10 क्या आई, हमेशा छूट आई। तो ये बात तो क्या है, सत्य है। छूट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या छूट होता है क्या? एक बार के लिए मैं कह देता हूं कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपए है और क्रय मूल्य 50 रुपए है, तो ये छूट आई या लाभ आया? ये आपके पास में 10 जो आया वो क्या आया, लाभ आया, ठीक है। तो ये बात क्या नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है। लाभ का सूत्र क्या होता है, आपको जनरली पता होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटाओगे तो आपके पास में किसका सूत्र बनेगा भाई, प्रॉफिट का सूत्र बनेगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया दूसरे ऑप्शन को देख के कि सर ये राइट है मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो बंधु, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो रिलेशन होते हैं मूल्य आधारित प्रश्नों में, उसमें लाभ हानि मीडिएटर होता है, और जहां अंकित मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में जनरली उसी ग्राहक के लिए बात होती है। अंकित मूल्य भी उसके लिए होता है, आपके लिए भी होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन विक्रय मूल्य ही उसी का ही होता है, वो आपके लिए क्रय मूल्य होता है, बात अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मुझे ये बताओ। ये मैंने इसको राइट आंसर नहीं कहा है, ये बात सत्य थी, ठीक है, ये बात सत्य थी। तो इनमें से असत्य छांटना था, वो कौन सा हुआ, हानि का सूत्र। आप जानते हो हानि में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो संख्याएं A, C, D वित्तानुपात में होती है यदि वित्तानुपात क्या चीज है। देखो भाई, इस वित्तानुपात को कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सतत अनुपात। क्या लिखा हुआ मिल सकता है, सतत अनुपात। कंटिन्यूअस रेशियो का क्या सिस्टम होता है, कंटिन्यूअस रेशियो का सिस्टम होता है A, B और C कंटिन्यूअस रेशियो में होंगे, सतत अनुपात में होंगे। सतत अनुपात का मतलब यह है कि A का जो रिलेशन B के साथ में है वही रिलेशन B का किसके साथ में होगा, C के साथ में। तो रिलेशन, क्या चीज बोली मैंने, रिलेशन को ही आप क्या बोलते हो, अनुपात बोलते हो, ठीक है। रिलेशन ही आपका अनुपात होता है। रिलेशन बिटवीन 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक राशियों या किसी जातियों के मध्य संबंध बताना, लेकिन उनकी इकाई या जाति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे 5 गाय और 10 गाय के मध्य कंपैरिजन कर ली मैंने, ठीक है। जैसे 5 रुपए और 10 रुपए कंपैरिजन चल रही है, धन की कंपैरिजन चल रही है। तो बताओ सतत अनुपात का मतलब ये है कि A का जो संबंध B के साथ में है वही संबंध को कौन दर्शाता है, समानुपात। B का किसके साथ में होना चाहिए, C के साथ में। तो A का जो संबंध, क्या चीज है, A का जो संबंध किसके साथ में है, B के साथ में, वही संबंध किसके साथ में होना चाहिए, वही संबंध B का C के साथ में होना चाहिए। तो बताओ ABCD संख्याएं दी गई है आपको, और ABCD ऐसे कहा गया है कि रेशियो प्रोपोर्शन में है। संख्याएं ACD वित्तानुपात में होगी, ACD वित्तानुपात में होगी। तो बताओ बीच में B की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, C, क्योंकि इसका फर्दर इक्वेशन ऐसे बन जाता है आपके पास में B² बराबर क्या बनता है, AC। B² मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बताएगा B² बराबर AC बनाने के लिए आप कहोगे सर BC बराबर क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, और BC बराबर AD बन जाएगा। तो हमें B का स्क्वायर करने के लिए इन दोनों को क्या रखना पड़ेगा,
इक्वल रखना पड़ेगा। तो बताओ b बराबर क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, इससे एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। सतत या विततानुपाती का कंसेप्ट ये पढ़ा, क्या कहना चाहते हैं, a का जो संबंध b से वही b का c से। देखो बंधु, समानुपात में आपको पूछे, आपको क्वेश्चन पूछे एक सब्जेक्टिव इस प्रकार से कि समानुपात में कम से कम कितनी वैल्यू होना जरूरी है, तो आप कहोगे सर समानुपात में कम से कम कितनी वैल्यू होना जरूरी है, 3 वैल्यू कम से कम होना जरूरी है। 2 अनुपात बराबर हैं तो 2 वैल्यू जरूरी है, और अगर समानुपात में है तो कितनी वैल्यू जरूरी है, 3 वैल्यू जरूरी है, ठीक है, कम से कम, ठीक है। जैसे आप, आपके पिताजी और आपका पुत्र किस सीरीज में है, समानुपात में है, लेकिन ये सतत अनुपात में भी है। आपके पिताजी के पुत्र आप, और आपका पुत्र जो हो जाएगा, और जिसके बारे में मैंने पहले बात करी है, 3 मेंबर होने जरूरी है, ठीक है। तो समानुपात के लिए कम से कम कितने घटक आवश्यक होते हैं, 3 घटक आवश्यक होते हैं, ठीक है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ समानुपात के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं, जिसमें मीडिएटर बीच वाला अगर कॉमन है दोनों के साथ में, तो वो कौन सा अनुपात कहलाता है, सतत या वित्तानुपाती। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में आगे दिक्कत नहीं होगी या भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 में बांटने पर दोनों द्वारा धन क्रमशः होंगे। वही क्वेश्चन है, छात्र और छात्राओं से संबंधित था वही, ठीक है। तो बताओ राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं जिनके धन का अनुपात 7:3 है। टोटल आपको दे रखा है तो आप भी टोटल लिखेंगे। बताओ अनुपातों से टोटल कितना आया, 7 अनुपात यहाँ पे कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो कितना आया टोटल, 10 नहीं चाहिए आपको, कितना चाहिए, 210 चाहिए। 10 को 210 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 21 से, और जैसे ही 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से, और इधर भी कितने से मल्टीप्लाई, 21 से। 21 3 कितना होता है, 63, और 21 7 कितना होता है, 147। तो क्रमशः बताना है आपको, ठीक है। क्रमशः का मतलब कौन कौन मेंबर, राम और श्याम। तो 147 और 63 सही होगा, इसमें तो ऑप्शन है नहीं, 63 और 147 ये पढ़ा, इसको आप सही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड काम में लिया है, क्रमशः। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट का सिस्टम है रेशियो के अकॉर्डिंग, बात को ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के। निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों से कोई ब्याज आएगा और उनमें से कौन सा ऐसा ब्याज है जो इस ब्याज के बराबर नहीं है। किस ब्याज के, 48,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, 48,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो जनरली चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट क्या कहता है, चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट ये कहता है कि आपके पास में मूलधन है वो कितना है, 48,000 रुपये। इस 48,000 रुपये पर कितनी साल ब्याज देना पड़ेगा आपको, 3 साल ब्याज देना पड़ेगा। चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में वैसे ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं है। चक्रवर्ती एक अपने आप में कंडीशन है, चक्रवर्ती क्या है, कंडीशन है कि ब्याज के भी क्या लेऊंगा, ब्याज लेऊंगा, ठीक है। तो बताएगा 5% का मतलब क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 5% आपको दिया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, और 1/20 के अकॉर्डिंग 20 से 48,000 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2400। वैसे ये कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सेकेंड ईयर भी सेम 2400। एक बात बताऊं आपको कि 3 सालों में ये 2400 क्यों लिखे, क्योंकि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल। और साधारण ब्याज हर साल क्या चलता है, समान, क्योंकि वो किस पर लगता है, मूलधन पे। चक्रवर्ती ब्याज में क्या सिस्टम आता है, 1/20 के हिसाब से 1 साल का ब्याज और लगेगा, तो 2400 के 1/20 करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 120। यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, और 120 का 1/20 के हिसाब से वैल्यू कितना आएगा, आप बता सकते हो कितना, 6 रुपये, ठीक है। तो ये आपको हिसाब तो लगाना ही नहीं है। 120 कहाँ से आए आप समझ सकते हो, क्योंकि आपने किसी को 48,000 रुपये दिए, 1 साल के अंत में 24,000 हो गया, दूसरी साल वो आएगा तो आप कहोगे 1 साल का तो 24,000 और पटक, और ये 24,000 का 1 साल का और देना पड़ेगा भाई ब्याज आपको, ठीक है। हाँ जी, फिर तीसरी साल में क्या होता है, पिछले 2 सालों के ब्याजों के ब्याज लगते हैं। ब्याजों के क्या लग गए आपके पास में, ब्याज, और एक ये 6 रुपये क्या है, ब्याज के ब्याज
का ब्याज, इसी का ही तो नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, चक्रवर्ती ब्याज 48,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने हिसाब कर रहा है, 6 महीने से, और 6 माही हिसाब कर रहा है। तो मुझे ये बताओ 1.5 वर्ष में कितनी बार हिसाब होगा? 3 बार हिसाब होगा। तो टाइम पीरियड ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 3 छमाही हो जाएगी। कितनी छमाही हो जाएगी? 3 छमाही हो जाएगी। कितने वर्ष में? 1.5 वर्ष में। ठीक है, 10% तो वार्षिक है, लेकिन आपका अर्धवार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? 5% होगी, क्योंकि आप हिसाब अर्धवार्षिक से कर रहे हो। ठीक है, जनरली आपको कई बार कोई कहता है कि तू 1 महीने का 2 रुपए सैकड़े से ले रहा है, तो 15 दिन का कितने से लेगा? तो वो 2 रुपए सैकड़े का लेगा तो समय को कम करेगा, आधा करेगा। लेकिन मैं कह दूं कि तू 1 रुपए सैकड़े से ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5% की दर से 6 महीने हिसाब का मतलब तो 3 छमाही होगी। इसका मतलब कैलकुलेशन फिर कितनी बार होगी? 3 बार होगी। ठीक है, और 3 बार कैलकुलेशन होगी, इसका मतलब ये इक्वल ब्याज देगा। 48,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीने हिसाब हो रहा है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 4 महीने के कितने हिसाब होंगे भाई? 4 महीने, 8 महीने और 12 महीने, मतलब 3 बार। तो 3 चौमाही बोलोगे इसको, 3 वर्ष मत बोलना कभी भी। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 3 चौमाही। ठीक है, 3 बार हिसाब होगा ये बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन वर्ष 3 नहीं होता कभी भी, 1 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, और 12 महीने की 15% है। 12 महीने की 15% है। कितने महीने की? 12 की। तो हमें कितने की चाहिए? 4 की। 4 का भाग 3 बार, और 3 का भाग कितना? 5%। तो दर आ गई 5%, और समय आ गया 3/4, और मूलधन तो 48,000 ही है। इसका मतलब ये भी वही ब्याज देगा, ये भी वही ब्याज देगा। नेक्स्ट, 48,000 रुपए 9 महीने के लिए 20% की दर से दिया गया है। तो 9 महीने में कितनी बार हिसाब होगा? सबसे पहले तिमाही हिसाब कर रहा है, तो 3, 6 और 9 पे रुकना है, 1 साल के लिए नहीं दे रहा अगला। तो टाइम पीरियड तो कितना होगा? 3 तिमाही, 3 तिमाही हो जाएगी। 20% की दर 12 महीने की है। 20% 12 महीने की है, आपको कितने महीने की चाहिए? 3 की। तो बताओ कितना आएगा? 4 का भाग 20 में कितनी बार? 5%। तो दर वही निकल रही है, हिसाब 3 बार ही हो रहा है, और मूलधन वही है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा। ठीक है, क्यों होगा आप देखिएगा, मूलधन वही है, समय 1 वर्ष के 6 महीने के हिसाब से कर रहा है। तो बताओ 2 छमाही होगी कि नहीं होगी? 2 छमाही होगी। क्या चीज? टाइम पीरियड। ठीक है, ड्यूरेशन 2 छमाही होगी। 15% की दर है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए कितनी लगेगी? आधी लगेगी, मतलब 7.5%। तो बताओ मूलधन यही है। 2 छमाहियों में 7.5 की दर से सेम इक्वल ब्याज तो आ नहीं सकता, और नहीं आ सकता तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4th होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई व्यक्ति अक्स से 100 रुपए की एक साड़ी को 10% लाभ पर वाई को बेच देता है, और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेच देता है, तो जेड साड़ी को कितने रुपए में खरीदेगा? देखो बंधु, इसका क्या सिस्टम होता है? इसका सिस्टम ये होता है कि अगर आपको विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस ए बट्टे कितना? 100 सूत्र होता है। इन सूत्रों का झंझट ही खत्म कर देता हूं। आप जनसंख्या संबंधित प्रश्नों में एक सूत्र लिखते हैं कि सर बाद वाली जनसंख्या बराबर पहले वाली जनसंख्या इंटू 100 प्लस माइनस आर बट्टे कितना? 100। ये सारे फॉर्मूले में बताऊं एक ही है, पावर कितनी लग जाती है? n। आप एक फॉर्मूला और लिखते हैं सर, मिश्र धन। क्या लिखते हैं? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर कितनी? समय। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं। दर हमेशा धनात्मक ही होती है, किसकी? ब्याज की। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए एक ही हैं। ठीक है, एक ही है। तो मुझे ये बताओ कि इन फॉर्मूलों को कैसे समझा जाए? 2 कंसेप्ट होते हैं, एक तो 100 ऊपर 100 नीचे, इस प्रकार से आप याद रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी बना लो कि फाइनल कोई भी वैल्यू हमें चाहिए होगी, इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस जो भी है अपॉन में कितना? 100। प्रोसेस बार बार होती है तो बार बार कर सकते हो। ओके, तो मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले अपन बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख सकते हो। आपको पता है जेड को बेचता है तो जेड उसको कितने में खरीदेगा? तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, अक्स ने वाई को बेचा तो अक्स का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो हम कहेंगे अक्स का विक्रय मूल्य हमारे पास में आ जाएगा, अक्स का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए इंटू 10% लाभ पर, तो 110 बट्टे कितना?
100, और जो अक्ष का सेलिंग प्राइस है वही किसके बराबर होगा, y का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर होगा, और y के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो बताओ y का सेलिंग प्राइस क्या होगा, y का एसपी आपके पास में कितना आएगा, तो y का सीपी कितना है 100 इंटू 110/100 इंटू 10% हानि पर बेचा तो 90 कितना 100। परसेंटेज का कंसेप्ट भी यही कहता है, चीज एक ही है, मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं है इसमें। आप कहोगे मूलधन 100%, 100% बराबर 100, तो 1% बराबर 1 और 110% बराबर 110 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो जो y का विक्रय मूल्य है वो z का क्या होगा, क्रय मूल्य, z का क्या होगा, क्रय मूल्य। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हो, 20 से 20 और 11 9 कितना हो जाएगा 99। तो z के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जो y का एसपी विक्रय मूल्य है वही z के लिए क्रय मूल्य, कितना आंसर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, ठीक है। देखो बंधु, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको जैसे ही कोई तिर्यक रेखा काटेगी एक कोण बना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। आप एक चीज देखिएगा, ये 1 नंबर और 2 नंबर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर भी शीर्षाभिमुख है, 5 और 7 भी शीर्षाभिमुख है, 6 और 8 भी शीर्षाभिमुख है। एकांतर कोण दो टाइप के होते हैं, अंत एकांतर, 2 और 5 एकांतर हैं, बराबर होते हैं एकांतर कोण, 3 और 8 भी एकांतर कोण हैं, अंत एकांतर में आते हैं, बराबर होते हैं। 1 और 7 भी एकांतर कोण हैं जो बाह्य एकांतर की श्रेणी में आते हैं, 4 और 6 भी एकांतर हैं जो बाह्य एकांतर की श्रेणी में आते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण बराबर नहीं होते, ये बात तो क्या है भाई, गलत है, एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, एक तरफ बनने वाले 3 और 5 बराबर है नहीं होते, इन दोनों का क्या होता है योग 180 डिग्री होता है, इनको अंतः खंड भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण, बाह्य कोण कौन से हैं भाई, एक ही तरफ 1 और 6। तो अगला क्या बोलना चाह रहा है, तो ये भी कह रहा है कि एक ही और बने हुए अंतः कोण बराबर होते हैं। आप ऐसे मत कह देना 1 और 5, एक बाह्य है और एक अंतः है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं भाई, 4 के संगत कोण कौन सा है 8 है, 4 के संगत कोण कौन सा है 8, और 1 के संगत कोण कौन सा है, सॉरी 1 के संगत कोण कौन सा है आपका 5, 3 के संगत कोण कौन सा है 6, और 2 के संगत कोण कौन सा है 7। संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये बात तो सत्य कथन है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, 1 और 6 भी बराबर नहीं होते, ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से समझ रखी होगी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, संगत कोण क्या, सॉरी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। देखो मैं चतुर्भुज बनाता हूं, आपको ये रेखा की लंबाई देनी जरूरी है क्या, वरना तो आप कितनी की लंबी बना दोगे, कोई कंपलसरी थोड़ी है आपके लिए, ठीक है। तो आप 5 सेंटीमीटर ये रेखाखंड खींच लेते हो, पहले खींच लेते हो, रचना करते हो कई बार, हाँ जी। मान लो आपने ये कोण बनाया, तभी ये रेखा आपकी इनपुट होगी, तो ये कोण बनाया आपने कोई भी θ1, ठीक है, इसको ले लेता हूं। फिर इधर भी आपको एक कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने कोण बना लिया θ2, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इन रेखाओं की लंबाई भी जरूरी है क्या, हाँ, मैं इसको 7 सेंटीमीटर ले लेता हूं, इसको 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं, इन रेखाओं की लंबाई भी जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। अब इनको मिला सकता हूं मैं ऊपर वाली को, ठीक है, तो ऊपर वाली को मिला सकता हूं, तो नंबर 1 बात तो मुझे इस रेखा की लंबाई देनी जरूरी थी, ठीक है। नंबर 2 बात ये दोनों कोण देने थे 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 बात हो गई, चौथी बात इन दोनों रेखाओं की लंबाई 4 और 5 ये देनी जरूरी थी। तो एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होना जरूरी है, 5 अवयव ज्ञात होना जरूरी है। अब आप चौथी रेखा आपकी मर्जी से खींच सकते हो, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों शीर्षों को मिलाएगी। अब आप कहोगे सर ये शीर्षों को मिलाएगी लेकिन ये थोड़ी बढ़ सकती है, अरे भाई ये माप आपको जरूरी है देना, ठीक है। तो चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होना जरूरी है, 5 अवयव। मैं बात करता हूं त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयव जरूरी हैं, रेखाखंड खींच सकते हो, नंबर 1 बात, ठीक है। कोण बनाना जरूरी है क्या, थीटा,
नंबर 2 बात, ठीक है। इस भुजा की लंबाई देना जरूरी है क्या? नंबर 3। तो त्रिभुज की रचना के लिए कितने अवयव आवश्यक हैं? 3। ये रेखा फिर खींच सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। इन दोनों शीर्षों को मिला सकते हो। तो त्रिभुज की रचना के लिए 3 अवयव जरूरी हैं और चतुर्भुज की रचना के लिए कितने अवयव जरूरी हैं? 5 अवयव जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं अपन। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रोम्बस, ठीक है, जिसको आप जानते हो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? देखो, चतुर्भुज के 2 ही प्रकार होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज होता है और एक समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। चतुर्भुज में एक तो कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है और एक कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। लेकिन समांतर के फिर कितने प्रकार होते हैं? समांतर के फिर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। आप जानते हो कि प्रत्येक वर्ग, आयत और समचतुर्भुज एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के 3 प्रकार, तो आप कंफ्यूज मत होना। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, और फिर अगर टाइप को और ज्यादा बढ़ाएं तो एक काइट शेप आती है आपके सामने, ठीक है, पतंगाकार चतुर्भुज, ठीक है। तो ये चीजें होती है। समांतर चतुर्भुज के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले कि समांतर चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो सब इसमें मेंशन होती है, आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। आप जैसे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझाई जाएगी कि कैसे समांतर चतुर्भुज के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के बारे में आप जानते हो कि इसमें समांतर भुजाओं का एक ही युग्म होता है, ठीक है। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं, मैं इसको समांतर ले लेता हूं, AB और CD, ठीक है। ये 2 समांतर भुजाएं हैं, AB समांतर DC कह देता हूं इसको, AB समांतर DC। ये एक ही युग्म होता है इसमें। समांतर चतुर्भुज में कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। किसके? पैरेलल साइड के, ठीक है। समांतर भुजाओं के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। लेकिन समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का कितना पैर होता है? एक ही पैर होता है। ये इस समलंब चतुर्भुज की मैं क्या मान लेता हूं? ऊंचाई मान लेता हूं, ठीक है। आपको कोई कह दे कि आयत का सूत्र आधार इंटू ऊंचाई, बिल्कुल होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई तो बाद की बात है, सबसे पहले समांतर से आधार इंटू ऊंचाई बनता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो बताओ मुझे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं बोले तो AB और CD का योग कर दो और इसकी हाइट से इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो इसका 4th आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। ये प्रिज्म का एक उदाहरण होता है। बेलन किसका उदाहरण होता है? प्रिज्म का। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेलन एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये समान आकार से ऊपर बढ़ता है। जो आकृतियां बंधु समान आकार से ऊपर बढ़ती है वो प्रिज्म का उदाहरण होती है, और जो समान आकार से ऊपर नहीं बढ़ती वो पिरामिड का उदाहरण होती है, ठीक है। प्रिज्म समान आकार से ऊपर बढ़ता है। आप साइंस के लोगों, आपको एक बात बताता हूं, आपने प्रिज्म नाम सुना होगा साइंस में। जिस प्रिज्म की बात अपन छोटी क्लास में करते थे और उस पर श्वेत प्रकाश गिरता था, एक त्रिभुजाकार शेप होती थी, एक स्लाइड सी होती थी त्रिभुजाकार, और उस स्लाइड को आप फर्श पे सीधा रख दो, ठीक है। फर्श पे जैसे ही सीधा रखोगे नीचे उसमें त्रिभुज है और उसी त्रिभुज शेप में वो ऊपर बढ़ रही है। बताओ ये रूम किस शेप में ऊपर बढ़ रहा है? तो आप कहोगे सर आयत की शेप में ये ऊपर बढ़ रहा है। तो ये रूम भी अपने आप में क्या हुआ? प्रिज्म। क्योंकि प्रिज्म की परिभाषा क्या होती है? ये जिसका इसका बेस होता है इसी बेस में ही ऊपर बढ़ती है, ठीक है। लेकिन शंकु देखो, शंकु समान बेस से ऊपर नहीं बढ़ता। समान बेस से बढ़ता तो यही सर्किल कहां बनता? ऊपर बनता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि बेलन किसका उदाहरण है? एक शंकु का उदाहरण, सॉरी प्रिज्म का उदाहरण है, ठीक है। बेलन में त्रिज्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? त्रिज्या, और बेलन की क्या दे रखी है? ऊंचाई। 2 चीज दे रखी है, बेलन की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पृष्ठ होते हैं। ये तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब जो गोलीय फेस होता है इसका, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तो होता है 2πr, एक वृत्त की परिधि होती है। एक वृत्त की परिधि 2πr होती है। आपने बेंगल देखी है, बेंगल चूड़ी, ठीक है। एक चूड़ी के ऊपर 2 चूड़ी के ऊपर 10 चूड़ी रखोगे तो एक चूड़ी का एक ऐसा पाइपनुमा संरचना बनेगी, और उस चूड़ी में ऊपर और नीचे से देखोगे तो कोई ऐसी लेयर नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि जो शेप बनी है इस प्रकार की कर्वनुमा, उसको आप वक्र पृष्ठ कहते हो। एक चूड़ी की परिधि कितनी होती है? 2πr। इसकी परिधि कितनी होती है? 2πr,
आर। एक चूड़ी की परिधि 2 पाई आर होती है, तो ऐसी एच ऊंचाई तक जाने वाली चूड़ियों की परिधि मतलब एक ऐसी शेप बनेगी 2 पाई आर एच। ठीक है, हाँ जी। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार भाग। इस बेलन में दो वृत्ताकार भाग होते हैं, कैसे भाग होते हैं, वृत्ताकार भाग होते हैं। ठीक है, और इन वृत्ताकार भाग में एक भाग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो भागों का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो यहां तो h बचा और उधर क्या बचा, r। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है या संपूर्ण है, ये बात ध्यान रखने लायक है कि जब जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो संपूर्ण इंक्लूड होगा, और जब जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह वक्र पृष्ठ लिखेगा, कौन सा पृष्ठ लिखेगा, वक्र पृष्ठ, तब ये पृष्ठ की बात करेगा। ठीक है, अकेला पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं कहूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो तुम कहोगे सर संपूर्ण गोले का या अर्ध गोले का। ठीक है, तो वो संपूर्ण गोले का ही काम में आता है वहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बातें ध्यान रखनी होती है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर तो ये रहा। और बेलन का आयतन वॉल्यूम, देखो एक बात बताओ मुझे, एक वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऐसे प्रिज्म का आयतन होता है, किसका, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो बताओ आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई कितनी, एस। तो बेलन का आयतन कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो प्रिज्म का आयतन से संबंधित कोई बात पूछे आपको तो आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई कर दो, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी दशा में दो त्रिभुजों के सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कौन सी दशा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। आपको पता है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है, 3 4 5 समथिंग है, तो 4 5 3 ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की क्या प्रॉपर्टी है, सर्वांग क्षमता का मतलब होता है एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के हर एंगल से बराबर होना चाहिए, दोनों त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं बराबर हो, दोनों त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के परिमाप बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो। इसका मतलब एक त्रिभुज के दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो उसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या ली होगी, बराबर। तो सर्वांग क्षमता सिद्ध करने के लिए ये तो पर्याप्त है, नहीं है पूछ रहा है आपको। ठीक है, दो भुजाएं व उनके बीच का कोण बराबर हो, देखो ये तो रूल ही चलता है अपना, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, कौन सा, SAS रूल। ठीक है, SAS रूल क्या कहता है, साइड एंगल साइड रूल, दो भुजाएं और उनके बीच बना हुआ कोण। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज में ये भुजा अक्ष है y है और ये थीटा है, और दूसरे त्रिभुज में ये भुजा अक्ष है, ये y है और ये थीटा है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो यहां देखो साइन में ही पता चलता है, सर्वांग समता एक तरीके से इक्वलिटी को शो करती है, बराबर को शो करती है, ये और ये त्रिभुज बराबर भी हैं, समरूप भी हैं। ठीक है, लेकिन समरूपता में सिर्फ एक ही साइन आता है, समरूपता में कौन सा साइन आता है आपको पता हो तो, समरूपता में साइन आता है इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते लेकिन समान रूप होता है इनका। ठीक है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, एक छोटी बॉल और एक बड़ी बॉल, सेम बोले होनी चाहिए, छोटी बॉल और बड़ी बॉल, कांच की छोटी गोली और बड़ी गोली आपस में क्या होती है, समरूप होती है। लेकिन दो बराबर मोटाई के वॉलीबॉल, एक जैसे वॉलीबॉल क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो क्या सर्वांग सम है तो वो समरूप नहीं है क्या, समरूप हैं। ठीक है, जैसे दो लड़के आपस में क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, उनका रूप एक जैसा होता है, लेकिन उनके क्षेत्रफल वगैरह की बात करी जाए, उनके आयतन वगैरह की बात की जाए तो वो बराबर होने जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब सर्वांग क्षमता इक्वलिटी को शो करती है और समरूपता इक्वल फेस को शो करती है, सेम दिखना चाहिए। ठीक है, दो कोण और उनके बीच भुजा, तो ये तो रूल ही चलता है ASA रूल। ठीक है,
एएससी रूल क्या कहता है? एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो ये भी सर्वांग समता शो कर सकता है। तीनों कोण बराबर है। देखो एक त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज में भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, प्रत्येक अंतः कोण इसका कितना है? 60 डिग्री। इस त्रिभुज में भी प्रत्येक अंतः कोण कितना है? मान लो 60 डिग्री है। लेकिन ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप, न कि सर्वांग सम। ये सर्वांग सम नहीं होंगे। तीन कोण बराबर, मैंने कहा एक लड़का दूसरे लड़के के समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांग सम नहीं होता, क्योंकि उनका क्षेत्रफल वगैरह बराबर होना जरूरी नहीं है। छोटी बोल बड़ी बोल समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। तो कोणों से हमें पता नहीं चलता कि सर्वांग सम है क्या, लेकिन भुजाएं सर्वांग सम कर देती है। ओके, तो कोण बराबर तो समरूप, भुजाएं बराबर तो सर्वांग सम। तो क्या ये समरूप है क्या? वो तो जरूरी है भाई, समरूप सर्वांग सम है तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिन्ह कहलाता है, देखो ये है स्टैटिक्स का पार्ट, और स्टैटिक्स के पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनकी वोकैबुलरी होती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो रेट में ऐसा क्वेश्चन भी आया है, इस प्रकार से ये जो मिलान चिन्ह का सिस्टम होता है उनको ऐसे शो किया जाएगा या ऐसे शो किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिखा रखा है तो राइट यही है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये शो करना क्या होता है? गलत होता है। इनको मिलान चिन्ह कहा जाता है। कैसे चिन्ह कहा जाता है? मिलान चिन्ह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। ये तो सिंपल छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आयत चित्र प्रदर्शित करता है। देखो आयत चित्र और दंड चित्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस प्रकार से शो करूं, ठीक है, मैंने कहा 35 वर्ष से 40 वर्ष, 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 60। आयत चित्र कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। आयत चित्र कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। आयत चित्र की खास बात क्या होती है? जैसे यहाँ संख्या दर्शा दी आपने, संख्या दर्शा दी 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से। आयत चित्र में सबसे पहली बात तो एक ठोस आकृति बनती है। कैसी आकृति? ठोस आकृति बनती है बंधु। कैसी आकृति बनती है? ठोस आकृति बनती है। और ठोस आकृति के साथ साथ ये सतत भी होता है। कैसा होता है? सतत होता है, ठीक है। सतत का मतलब 35 से 40, 40 से 45, ऐसा नहीं 35 से 40 और 41 से 45, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, सतत होना चाहिए, ठोस आकृति होना चाहिए, और वर्गीकृत होता है। ये क्या होता है? वर्गीकृत होता है, वर्गों में डिफाइन होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? 35 से 40 अपने आप में एक क्या है? वर्ग है, ठीक है। तो आयत चित्र की तीन प्रॉपर्टी होती है। ठोस चित्र नहीं बन रहा है क्या? ये देखो, ठोस का मतलब ये मिला जुला है, इसमें कोई गैप नहीं है। ये गैप देना तो बिल्कुल गलत है इसमें। तो आयत चित्र सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को शो करता है। सतत वर्गीकृत और ठोस आकृति भी बनती है इसमें, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। हाँ जी, सतत वर्गीकृत बारंबारता और एक दंड आरेख होता है। इसको तो कौन सा आरेख बोलते हैं अपन? आयत चित्र। आयत चित्र या आयत आरेख भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दंड आरेख की क्या परंपरा होती है, ठीक है। दंड आरेख कैसा होता है? इसमें मिलता जुलता ही होता है दंड आरेख। देखो मैं आपको शो करवाना चाहता हूं, यहां तो छात्रों की संख्या ले लेता हूं 5, 10, 15, ठीक है। दंड आरेख में होता है, जैसे दंड आरेख में कक्षा फर्स्ट, कक्षा फर्स्ट, कक्षा सेकेंड, कक्षा थर्ड, जैसे बालक बालिकाएं, वर्ध, इस प्रकार से जनवरी फरवरी मार्च इस प्रकार से, ठीक है। इनका भी सेफ आयत जैसा ही होता है, लेकिन ये मत कह देना आयत चित्र ही है ये। इनमें बीच में क्या पाया जाता है बंधु? गैप पाया जाता है, ठीक है। बीच में क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। और साथ साथ ये वर्गों में डिफाइन नहीं होते। किस में डिफाइन नहीं होते? वर्गों में। जिस प्रकार से कक्षा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई अंतराल नहीं है। जैसे 35 से 40 का एक वर्ग है, 40 से 45। तो ये दंड आरेख के बारे में और आयत चित्र के बारे में ध्यान रखना, मोस्टली इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सतत वर्गीकृत बारंबारता होगी। अवर्गीकृत का तो यहाँ सिस्टम ही नहीं है, वर्गीकृत तो होना ही चाहिए, ठीक है। असतत, ये बोल रहे हैं असतत, असतत का तो सिस्टम नहीं होता भाई आयत चित्र में। ठोस आकृति कब बनती है? जब सतत हो तभी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी है। आंकड़ों में ये तो आपके विचर होते हैं। क्या होते हैं? विचर होते हैं, ठीक है। इनको तो अपन क्या बोलते हैं? विचर बोलते हैं, या मैं इनको अक्स से डिनोट करता हूं, ठीक है। स्कोर जो बता रखा आपको, तो बताओ 2 कितनी बार आया है? 1, 2 और 3 बार। तो 2 के लिए 3 बारंबारता फ्रीक्वेंसी दर्शाना सही है, ठीक है।
हाँ जी। नेक्स्ट 3 कितनी बार आया है, 1 और 2, तो 3 2 बार आया है। 4 प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, 4 की उपस्थिति नहीं है, ठीक है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है, ये लो, ठीक है। 6 कितनी बार है, 1 बार है, राइट है। 7 कितनी बार है, 1 बार है, राइट है। 8 प्रेजेंट नहीं है। 9 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो आपका राइट आंसर है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 1 7 बार आया है। 1 की फ्रीक्वेंसी 7 बार थोड़ी है, ऐसे लिखा हुआ है क्या इसमें कहीं स्कोर में 1 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। 1 तथा 2 दोनों नहीं, 1 और दोनों में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। विद्यार्थी का एक समूह है गर्मियों की छुट्टी में गया, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जो कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित के सांख्यिकी इस प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन। देखो मैंने आयत चित्र आपको बता दिया। आयत चित्र कैसा होता है, जनरली आप समझते हो, आयत चित्र कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। बता दिया बंधु आपको आयत चित्र, ठीक है। आयत चित्र आपको बता दिया, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये सतत होता है क्या, बिल्कुल होता है। वर्गीकृत वर्गों में होता है, बिल्कुल होता है। ठोस आकृति बनती है इसमें। दंडारेख मैंने आपको बता दिया, आयत चित्र और दंडारेख में बिल्कुल सिंपल सा अंतर इतना सा है कि इसमें गैप पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है। पाई चित्र आपके सामने है। पाई एक आपके पाई जो वैल्यू होती है, रेडियन वैल्यू होती है, उसी से रिप्रेजेंट हुआ है ये। इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है, एक सर्किल होता है, वो आपके पास में 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये 2 पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। इसीलिए इसको कौन सा चित्र कहा जाता है, पाई चित्र। बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज क्या होता है भाई, बारंबारता बहुभुज कुछ इस प्रकार से होता है, फ्रीक्वेंसी को बहुभुज में रिप्रेजेंट करता है। एक छोटे से चित्र से आपको बारंबारता बहुभुज समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली आपने कुछ ऐसे से ग्राफ देखे होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये ग्राफ। देखो बंधु, मुझे एक बात बता दो आप काम की यहाँ से, कि इस प्रकार से मैंने ग्राफ बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जानते हो कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, 10 भुज, ऐसे अनेक भुजाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज ये इस प्रकार का ग्राफ है। तो चारों ग्राफ आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कौन से ग्राफ किसको शो करता है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, पाई चित्र, ठीक है। ये जानते हो आप इस पाई चित्र को बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों। देखो वर्गीकृत नहीं है, वर्गों में डिफाइन नहीं है। अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है। बराबर चौड़ाई, पहली बात तो भिन्न भिन्न ऊंचाई। लो भाई, ये ऊंचाई कुछ अलग है और ये ऊंचाई कुछ अलग है, इस प्रकार से मैंने दर्शाया है। भिन्न भिन्न ऊंचाई, ठीक बात है। बराबर दूरी पर स्थित है, इनके बीच की डिस्टेंस बराबर है, ये डी, ये डी और ये डी, ये सब इक्वल है। मैं कह दूं ये जनवरी और ये फरवरी और ये मार्च, इस प्रकार से अप्रैल, इनमें किसी कंपनी का प्रोडक्शन है 10 लाख टन, 20 लाख टन में, इस प्रकार से, ठीक है। डिस्टेंस बीच में बराबर दूरी पर स्थित है, स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है, बराबर चौड़ाई के होने चाहिए। इनमें इनका कोई रोल नहीं होता भाई, छात्र हैं। जैसे मैंने कक्षा फर्स्ट कक्षा सेकंड दर्शाई, बताओ कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड का कोई रोल है क्या, यहाँ पे नहीं है। लेकिन आयत चित्र में इनका रोल होता है। कैसे होता है, जैसे मैंने 40 50 और 90 किया, तो 40 से 50 का आयत चित्र ऐसे होगा, 40 से 50 का आयत चित्र ऐसे होगा। लेकिन 50 से 90 का भाई थोड़ा सा मोटा तो होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये बराबर मोटाई के होते हैं, तो इनको कौन से आरेख, आयत चित्र यहाँ नहीं है, समझा चुका हूँ। पाई चित्र पिछले में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कौन सा, दंड चित्र, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।